हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 आई है, जिसकी दिनांक 22/9/2020 है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, ये आपकी इतिहास विषय में आई है वर्कशीट, जो पहले भी आई थी हमारी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हम पढ़ रहे थे और इसे आप फिर पढ़ेंगे। 1948 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र व क्रांति से अलगाव होने लगा। मतलब जब 1948 आया उसके बाद का जो टाइम था, अब जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उनके वहाँ के लोग हों और जो क्रांति चल रही थी उससे अलग होने लगी। वो सब राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। और जैसे लोग करते हैं, राज्य की सत्ता बढ़ानी थी तो उन्होंने क्या करा, जो रूढ़िवादी थे, जो लोग पुरानी परंपरा पे चल रहे थे, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं से जोड़ दिया उसको, कि जो भावनाओं में बहकर आदमी क्या करता है फिर वही चीज़ें करते हैं, तो उन्होंने उसका यूज़ करा उनको जोड़ने के लिए। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1948 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, फिर भी जो मध्यम वर्गीय जर्मन के लोग थे उन्होंने क्या किया था, जर्मन महासंघ के बहुत सारे इलाकों में जोड़कर एक अलग राज्य बनाने का ट्राई ज़रूर किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर इसको दबा दिया, उसको चलने नहीं दिया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब प्रशा थे, उन्होंने क्या करा, जो राष्ट्रीय एकीकरण का जो आंदोलन चल रहा था उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब देखिए, जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 तक एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इनके लीडरशिप में हुआ ये, इनके नेतृत्व में जो प्रशा थे। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। और प्रशा के साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है किनका, जो ये बिस्मार्क हैं, जो इनके कौन थे, ये इनके प्रमुख मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क। इनका भी नाम उतना ही इम्पोर्टेंट है, इन्होंने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी के एकीकरण में। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। ठीक है, 7 सालों के अंदर जो 3 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, उन तीनों युद्धों में जो प्रशा है वो जीत गया और एकीकरण की प्रक्रिया अब पूरी हो गई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। 1871 में कौन राजा बने, जो विलियम प्रथम थे वो राजा बने। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित करा। जब जर्मनी में एकीकरण हो गया तो यूरोप में जो पर्शिया था उसको एक वो महाशक्ति बनकर उभरा, महाशक्ति स्थापित हो गया वहाँ पे। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग व न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, है ना। जब अब नया जो जर्मन राज्य था उसमें लोग मुद्रा को, बैंकिंग को और जो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था है उनके आधुनिकीकरण, उनको अच्छा करने के लिए, उनका बेहतर करने के लिए, उन्हें एडवांस करने के लिए उस पर जोर दे रहे थे। अब ये तो हमने देखा जर्मनी का एकीकरण। अब हम देखते हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैज़्ज़नी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो याद रखना, जो ज्यूसेppe मैज़्ज़नी है ये इटली के एकीकरण में इनका मुख्य योगदान है। जो प्रशा थे वो आपके किस में थे बताओ, जर्मन के एकीकरण में। चलिए आप देखते हैं 1830 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए। जो क्रांतिकारी विद्रोह हो रहे थे 1830 से 1848 के बीच में, वो उनको सफलता नहीं मिली, वो वैसे ही ध्वस्त हो गए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया, पीडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। मतलब फ्रांस के जो सार्डिनिया, पीडमांट थे, उन्होंने बड़ी ही क्लेवरनेस से, बड़ी चतुराई से एक कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया। मतलब उसने ऐसी जुगत लगाई कि उससे ऑस्ट्रेलियाई जो बल थे उनको हार का सामना करना पड़ा। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया और 1861 में राजा बने वहाँ के कौन, इमैनुएल द्वितीय। ठीक है, ये बने वहाँ के राजा। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं काउंट कैमिलो दे कावर।
ये सार्डिनिया पीडमांट के प्रमुख मंत्री थे। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है काउंट कैमिलो दे कावर। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। जब इटली के प्रदेशों को एकीकरण करना था तो उन्होंने इसकी लीडरशिप इनके हाथ में थी। हालांकि वे स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी थे और न ही जनतंत्र में विश्वास करते थे। मतलब ना तो एक क्रांतिकारी थे, ना जनतंत्र में विश्वास था। फिर भी फ्रांस के साथ ही की गई चतुर संधि के पीछे काउर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो ये जो इसने क्या करा था, चतुराई से जो संधि करी थी, यही तो थे ये कावर पिडमेंट, ये जो थे काउंट माउले दे कावर, इन्होंने। तो इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया हार गया और इटली का एकीकरण संभव हुआ। आप देखते हैं ज्यूसेपे गैरिबोल्डी के बारे में जान लेते हैं। अब ये थे एक नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे, ये हमेशा सेना में नहीं थे कि सेना के एक सिपाही हैं या कोई ऑफिसर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब इटली का एकीकरण हुआ तो जो सशस्त्र स्वयंसेवक थे उनकी लीडरशिप इन्हीं के हाथ में थी, उनके लीडर ये थे। 1860 में वे दक्षिण इटली के 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों के समर्थन पाने में सफल रहे। और 1860 में क्या हुआ, जो दक्षिणी इटली थी और जो 2 सिसिलियन राज्य थे उसमें वो एंट्री मार ली, उन्होंने प्रवेश कर लिया। और जो स्पेनी शासक थे उनको हटाने के लिए जो वहाँ के किसान थे उनका समर्थन ले लिया, क्योंकि उनको हटाना था तो उनका समर्थन प्राप्त करे बिना वो पॉसिबल नहीं था। उसने दक्षिणी इटली व सिसिली को राजा एमनुएल द्वितीय को सौंप दिया और दक्षिण जो इटली का हिस्सा था और सिसिली दोनों को ही जो राजा एमनुएल द्वितीय थे उनको दे दिया और इस प्रकार हुआ इटली का एकीकरण। तो बच्चों ये तो आज की वर्कशीट का आपका हमने पढ़ा कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर्स क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना है, बड़ा आंसर लिखना है, आपको इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा देना है। तो आप इस तरीके से लिखिए, इटली का एकीकरण, इतना काफ़ी है, इतना चल जाएगा। आप कॉपी में लिखेंगे आधा पेज हो जाएगा। इटली का एकीकरण सन 1859 से लेके 1870 के बीच में हुआ। इटली सात राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जोसेपे मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1830 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह को असफल किया। 1859 में फ्रांस ने सार्डिनिया पिडमांट ने चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया गया। 1861 में एमनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। तो ये पूरी स्टोरी आ गई हमारे थोड़े से सेंटेंसेस में। आप ये लिख दोगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट होगा। चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था। तो ये तो एक लाइन में लिख दो, एकीकृत जो जर्मनी थी उसके राजा थे कैसर विलियम। ठीक है, कौन राजा थे, कैसर विलियम उसके राजा थे। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जो उसकी विशेषताएं थी उसकी विशेषताएं इस प्रकार से थी। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं पहले तो लिख देंगे ए में। जर्मनी के एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा थे जो उसके लीडर थे और जर्मनी के जो प्रमुख मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क ने नए राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। किसके, ये उनके थे, प्रशा के ने, जो प्रशा के प्रमुख मंत्री। तो यहाँ पे आप लिख लो बच्चों, क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लिख लोगे प्रशा। ठीक है, ये प्रशा के प्रमुख मंत्री यहाँ पे आएगा। ये प्रशा के प्रमुख मंत्री और ओटो वन बिस्मार्क ने इसमें महत्वपूर्ण अपनी भूमिकाएं निभाई। और सी में लिखोगे 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, डी का आंसर, डी में भी आप ये पॉइंट रखोगे, नए जर्मन राज्य में मुद्रा बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको जर्मनी की एकीकरण की विशेषताएं बतानी है। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1948 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया।
तो उसका कारण पता क्या है? उसका कारण आप ये लिखेंगे। आप बच्चों इसमें ना ये जो लिखा हुआ है 1848, ये ना यहाँ पे आप लिखोगे 1848 के बाद, 1848 के बाद। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र व क्रांति से अलगाव होने लगा था, क्योंकि उसमें राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। और राष्ट्रवादी भावनाएं इस्तेमाल करके क्या करा था? लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था, इस वजह से। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 34 सोशल साइंस की। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ ड्रॉप अ लवली कमेंट सो दैट मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिले, अच्छा लगे। आपके कमेंट पढ़कर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू।